हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी नोट्स जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। और इस श्रृंखला में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे दोस्तों। तो एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। अध्याय 7 मौर्य काल। मौर्य काल चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों किस किस अध्याय को लेकर जो है इस चैप्टर को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी के स्रोत के मामले में देखते हैं दोस्तों, तो न्यू एनसीईआरटी के क्लास 6 से चैप्टर नंबर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और चैप्टर नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। चैप्टर 11 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 मौर्य साम्राज्य। और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14 मौर्य युग। चैप्टर 15 है मौर्य शासन का महत्व। और न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 राजा, किसान और नगर। इन तमाम स्रोतों से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल को जानने की स्रोत। तो मौर्य काल को जानने की क्या क्या स्रोत है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में हमारी सहायता करने वाले साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी नहीं है। इस समय के विदेशी यात्रियों के विवरण तथा विदेशी रचनाकारों की पुस्तकों से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। यानी मौर्य काल साम्राज्य के संबंधित में जो दोस्तों साहित्य और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की और मौर्य काल की विस्तृत विवरण समझ सकते हैं। बौद्ध रचनाओं में देखा जाए दोस्तों तो दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश इत्यादि जो है बौद्ध रचनाएं हैं जो मौर्य काल के बारे में बताती है। और जैन साहित्य के रूप में कल्पसूत्र है, परिशिष्ट पर्वन इत्यादि भी जो है मौर्य काल के इतिहास की प्रमुख स्रोत के रूप में समझ सकते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, सोमदेव के कथा सरित सागर तथा क्षमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी से मौर्य प्रशासनिक तंत्र तथा तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत हुआ है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाख दत्त है। और सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर के रचनाकार हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, यानी इंडिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। के आधार पर प्लिनी तथा प्लूटार्क ने मौर्य शासन काल की विविध प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। प्लिनी और प्लूटार्क दोनों इतिहासकार हैं दोस्तों। जो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिख कर लेके गए थे दोस्तों, उसी के आधार पर मौर्य शासन का जो है विस्तृत विवरण जो है प्लिनी और प्लूटार्क ने भी किया है। निर्याकस, आनसिक्रिटस तथा अन्य ग्रीक रचनाकारों ने भी इस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक तथा रुद्र दामन के शिलालेखों एवं अभिलेखों से मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो इतने मात्रा में जो है दोस्तों साक्ष्य है दोस्तों, जिसके कारण जो है मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था तथा उसकी सुदृढ़ राज्य के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्यकालीन प्रमुख शासक कौन कौन रहे दोस्तों। तो मौर्यकालीन प्रमुख शासक निम्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। इन्होंने लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। इसका संबंध सामान्य कुल से था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो न क्षत्रिय थे दोस्तों न ब्राह्मण थे। उनका जो कुल था वो सामान्य कुल था दोस्तों। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य यानी जो चाणक्य थे दोस्तों, उनकी सहायता से नंद वंश को सत्ता से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है किसके सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की दोस्तों, तो कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से की। और किस सत्ता को हटाकर, तो नंद राजवंश की सत्ता को हटाकर। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो रणनीति बनाई उसका विस्तृत वर्णन जो है मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है। और इसके रचनाकार जो कौन थे, विशाख दत्त थे, जो कि 7वीं शताब्दी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है दोस्तों, विशाख दत्त। और ये कब किया गया, तो 7वीं शताब्दी में की गई थी, लिखी गई थी दोस्तों। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में लगभग 6 लाख सैनिकों की फौज लेकर पूरे भारत में सैन्य अभियान किया था, जस्टिन के अनुसार दोस्तों। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था।
जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ और उसने पश्चिमोत्तर भारत को, यानी जो सिंधु नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र था दोस्तों, उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान वाला इलाका दोस्तों, बलूचिस्तान और सिंध का जो पश्चिमी क्षेत्र था, साथ ही चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट की। यानी सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है 500 हाथी उपहार में दी गई, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का जो पश्चिमी क्षेत्र था दोस्तों, उसे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्यों का शासन तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मेगास्थनीज की रचना जो कि इंडिका है दोस्तों, तथा कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की इंडिका में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगरीय प्रशासनिक तंत्र को विशिष्ट विवरण मिलता है और इस रचना से मौर्य प्रशासन, समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की रचना क्या है? तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका में जो है पूर्ण रूप से मौर्य प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जो है पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूरू एवं पुरनानूरू से मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर, यानी जो कर्नाटक है दोस्तों, जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म के उपासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के उपासक थे। और किससे दीक्षा ली थी दोस्तों? तो इनके गुरु जो थे वो भद्र बाहु थे और इन्होंने जो अपनी शरीर त्यागा दोस्तों वो उपवास द्वारा त्यागा दोस्तों। और इसे जो है जैन धर्म में संलेखन विधि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अर्थशास्त्र को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, यानी कौटिल्य को जो है 3 और भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। उन्हें विष्णु भी नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में की गई थी, यानी कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र दोस्तों वो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के शिक्षा केंद्र में अध्यापन का कार्य करते थे, वहाँ एज ए टीचर जो है काम करते थे। पुराणों में इन्हें द्विज श्रव यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाणक्य को। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रमाणिक पुस्तक है ये दोस्तों। अर्थशास्त्र में 15 पर अधिकरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है कि अर्थशास्त्र में टोटल कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण और 6000 लगभग श्लोक है दोस्तों। ये गद्य और पद्य दोनों शैली में है, जिसे सामान्यतः महाभारत शैली कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो है दोस्तों वो किस शैली में है? महाभारत शैली में है। इसमें अधिकरणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 15 है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार सत्ता पर बैठा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका जो पुत्र था दोस्तों बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य का शासक बना। बिंदुसार के शासन काल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत हुआ और इस प्रकार उसमें लगभग संपूर्ण देश शामिल हो गया था दोस्तों। बिंदुसार के शासन काल में केवल कलिंग, यानी जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, और सुदूर दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार को विभिन्न रचनाओं में सिंहसेन एवं भद्रसार भी कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिंदुसार को जो है सिंहसेन के नाम से भी जाना गया दोस्तों और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता। पूछा जाता है दोस्तों अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को ही कहा जाता है। बिंदुसार के शासन काल में सीरिया के जो शासक एंटियोकस थे
उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। पूछा जाता है डायमेकस नामक राजदूत किनके दरबार में आया, तो बिंदुसार के दरबार में आया दोस्तों। किसने भेजा, तो सीरिया के जो नरेश थे यानी शासक थे एंटियोकस, उनके द्वारा भेजा गया था। बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखी अंजीर, मदिरा तथा दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीरिया के नरेश एंटियोकस से बिंदुसार ने क्या क्या मांगा था दोस्तों, तो सूखी अंजीर, मदिरा तथा दार्शनिक की मांग की थी। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो जो टॉलमी द्वितीय थे दोस्तों मिस्र के शासक, उन्होंने डायनोसिस को जो है राजदूत बनाकर भेजा था दोस्तों। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला एक प्रांत थी दोस्तों, जिसमें 2 विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार जो है बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसकी सभा में आजीवक संत रहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हम लोग देखे दोस्तों, वो जैन धर्म से संबंधित थे और जो बिंदुसार उनका बेटा था दोस्तों, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार ने लगभग 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद गठन की थी और जिसका जो प्रमुख वो खल्लाटक को नियुक्त किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की, किंतु अभिषेक जो हुआ उनका राज्याभिषेक वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। सत्ता प्राप्ति तथा राज्याभिषेक के मध्य 4 वर्षों में सत्ता के लिए संघर्षों का दौर चला, यानी अशोक के जितने भाई थे दोस्तों उनके बीच जो है सत्ता का संघर्ष चला, जिसमें अशोक विजयी रहा। मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से मौर्य सम्राट बन सका दोस्तों। तो पूछा जाता है अशोक किसकी सहायता से जो है मौर्य सम्राट बन पाया, तो राधागुप्त की सहायता से दोस्तों। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख में लगभग 5 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा है दोस्तों लघु शिलालेख, तीसरा है पृथक शिलालेख, चौथा है दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख है पांचवा दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर ही मिलता है, जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाए गए हैं। अशोक के शेष अभिलेख में केवल देवनाग पियदस्सी, देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। मोस्ट अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहादेश और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। ये 45 स्थानों से कुल 182 पाठांतरों में पाए गए हैं दोस्तों। प्राकृत भाषा में लिखे अशोक के अभिलेख साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित है। पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के अभिलेख खरोष्टी और अरमाइक लिपि में है और अफगानिस्तान में इसकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख है दोस्तों उसके वो जो है प्राकृत भाषा में ज़्यादातर लिखी हुई है, लेकिन जो है लिपि के रूप में देखा जाए तो अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है और जो पश्चिमोत्तर भाग जो थे अशोक के क्षेत्र के, उसमें जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में और अरमाइक लिपि में लिखी हुई है। और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो है इनकी भाषा और लिपि जो है वो अरमाइक और यूनानी दोनों है दोस्तों। अशोक एक धर्म है, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को जोड़ने में सफल रहा। अशोक एक अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में है, यानी अशोक के जो अधिकांश लेख है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में है, पर देश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक ने ग्रीक, प्राकृत तथा संस्कृत जैसी भाषाओं को और अधिक प्रसारित किया तथा विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति अपनाई। बौद्ध धर्म का प्रचारक होते हुए उसने अन्य धर्मों को सम्मानित किया। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एसएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो है बराबर की पहाड़ियों के में जो गुफा है दोस्तों वो किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है, क्योंकि अशोक ने ही आजीवक संप्रदायों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और संस्कृति
विजय की नीति के लिए अमर है। आगे देखते हैं अशोक के लघु शिलालेख है कौन कौन से है दोस्तों। तो एर्रागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है दोस्तों शिलालेख, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, सिद्धपुर कर्नाटक में है दोस्तों, और जतिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक के क्षेत्र में है, गोवी मठ ये भी कर्नाटक के क्षेत्र में है, रूपनाथ मध्य प्रदेश, भाबरू अभिलेख राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है। अशोक के जो लघु शिलालेख भाबरू है दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। अहरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और सहसराम बिहार में है दोस्तों, और पुनगुरिया जो है वो मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है अशोक का कौन सा अभिलेख सासाराम में है, तो लघु अभिलेख जो है सासाराम बिहार में है। मास्की और गुर्जी अभिलेख इसके बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मास्की जो अभिलेख है दोस्तों वो कर्नाटक में है, जबकि गुर्जरा जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश में है। इसे याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 14 बृहद शिलालेख है दोस्तों, और इन 14 बृहद शिलालेख के बारे में देखना है। पहला जो शिलालेख है दोस्तों उसमें पशु बलि की निंदा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अशोक के कौन से लेख में जो है बृहद, कौन से लेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो पहला शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य एवं पशुओं दोनों को ही चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चोल पांड्य सत्य पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अशोक के शिलालेख में किस किस राज्य की चर्चा है, तो चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ये 4 राज्यों का जो है उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलती है। तीसरा है दोस्तों राजकीय अधिकारियों जैसे युक्त हो गया, रज्जुक हो गया और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया था। चौथे अभिलेख में जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना है। पूछा जाता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, तो चौथे अभिलेख में की गई है। 5वां अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है दोस्तों। छठा जो है प्रतिवेदक की चर्चा के बारे में है, और 7वां जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा है, और 8वां सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है। 9वें में जो है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है, और 10वें में जो है ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, और उसके 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, जबकि 12वें में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों 13वां अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अशोक के किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। अपराध करने वाला आठविक जातियों का उल्लेख है। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आगे देखते हैं दोस्तों अशोक का अंतिम युद्ध जो कि कलिंग युद्ध रहा दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है दोस्तों। शासक बनने के पश्चात उसने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अशोक के राज्य अभिषेक के कितने वर्ष पश्चात जो है कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों, तो 8 वर्षों के पश्चात हुआ। और कब हुआ दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध में भारी हुए नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई, अर्थात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय की नीति त्याग दी और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया। अशोक यह मानने लगा कि पराये राज्यों को सैनिक विजय के उपयुक्त क्षेत्र समझना अनुचित है। वह उन्हें आदर्श विचारों से जीतने का प्रयास करने लगा। अशोक ने राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की दोस्तों, जिसे प्रजा का पुरस्कार तथा दंड दोनों देने का अधिकार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है राजुक नामक अधिकारी का क्या कार्य था दोस्तों, तो उसे प्रजा को पुरस्कार और दंडित दोनों करने का अधिकार प्राप्त था। कंधार अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक की धम्म नीति का प्रभाव बहेलियों और मछुआरों पर भी हुआ। उन्होंने जीव हिंसा को त्याग दिया और कृषक जीवन जीने लगे।
अशोक की धर्म नीति के बारे में देखते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध बन गया। उसने बौद्धों को अपार दान दिया तथा धर्म यात्रा किया। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भी भेजे। ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका से मिले हैं। पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्ध का तीसरा सम्मेलन यानी संगति आयोजन किया दोस्तों। तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ दोस्तों? तो अशोक के समय। अशोक ने अपने विषय में बड़ा उच्च आदर्श रखा। यह आदर्श था कि राजा का पिता के तुल्य होना। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह राजा के प्रतिनिधि के नाते प्रजा की देखभाल करें। अशोक ने स्त्रियां सहित समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया। और अशोक के द्वारा जो है कर्मकांडों की विशेषता स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी तथा उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर भी रोक लगा दी। यानी अशोक के द्वारा जितने भी कर्मकांड हो रहे थे दोस्तों, विशेषकर जो स्त्रियों में प्रचलित थे अनुष्ठान और जो भी रस्म रिवाज था दोस्तों, और उसने अनेक प्रकार का जो पशु पक्षियों के प्रति जो हिंसा थी दोस्तों, उसे भी रोक लगा दी थी दोस्तों। अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। तो अशोक के शासन के पश्चात लगभग 50 वर्ष उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के पश्चात कुणाल मौर्य सम्राट बना। उसे दिव्य दान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार मगध में कुणाल के शासन के समय कश्मीर का शासक जालौक था। अशोक के अन्य उत्तराधिकारियों के रूप में संप्रति दशरथ, सलीशुक एवं बृहद्रथ का नाम प्राप्त होता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा शीर्ष पर होता था। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी जो होते थे दोस्तों, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और अधिकतर जो अधिकारियों को जो है नगद वेतन दिया जाता था। मंत्री हो गए, पुरोहित, सेनापति और जो युवराज उच्चतम कोटि के अधिकारी थे, उन्हें उदारतापूर्ण परिश्रमिक मिलता था। उच्चतम कोटि के जो अधिकारी थे दोस्तों, उनको 48,000 पन की रकम मिलती थी, जो पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। और निचले दर्जे का जो अधिकारी था दोस्तों, उनको कुल मिलाकर 60 पन मिलते थे। हालांकि कुछ कर्मचारी को महज 10-20 पन भी दिए जाते थे। संदेशवाहक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखते थे। केंद्रीय शासन में 2 दर्जन से अधिक विभाग थे दोस्तों, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधि पर नियंत्रण रखते थे। आगे देखते हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन। तो अशोक के मौर्य साम्राज्य का क्या प्रांतीय प्रशासन था दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन होता था। कुमार या आर्यपुत्र राजवंश का ही किसी संतान को बनाया जाता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थी। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था दोस्तों? तो 5 प्रांतों में विभक्त था। पहला है दोस्तों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राच्य प्रदेश। उत्तरापथ की जो राजधानी थी दोस्तों, वो तक्षशिला थी। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कोटली थी। अब प्रांतों का जो विभाजन है दोस्तों अनेक मंडलों में किया जाता है। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिसे विषय कहा जाता था। विषय का अधिकारी जो होता था वो प्रादेशिक, रजूक तथा युक्तक होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ग्राम प्रशासन जो है वो सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रधान गामिक होता था। आगे देखते हैं दोस्तों नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख जो अधिकारी होता था दोस्तों, वो एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई होता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाया जाता था। इसकी कुल जो है 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में
टोटल 5 सदस्य होते थे, यानी 6 पंचे 30 सदस्य होते थे नगर प्रशासन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन से रिलेटेड है दोस्तों, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय यानी धर्म अस्थायी तथा फौजदारी न्यायालय यानी कंटक शोधक कहा जाता था। धर्म अस्थायी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक तथा कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश जो है प्रदेष्टा कहलाता था। तो मौर्य काल में जो दीवानी न्यायालय है दोस्तों उसे धर्म अस्थायी कहा जाता था, और जो फौजदारी न्यायालय है दोस्तों उसे कंटक शोधक के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और जो धर्म अस्थायी न्यायालय का जो न्यायाधीश था दोस्तों उसे व्यवहारिक कहा जाता था, और जो कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। जिला स्तरीय न्यायालय का प्रमुख जो होता था वो रज्जुक होता था दोस्तों। और ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत जैसे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा थे दोस्तों। आगे देखते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में, देखते हैं मौर्य शासन में। तो यूनानी लेखक पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 6000 पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे दोस्तों। तो इतनी बड़ी विशाल सेना थी दोस्तों। और एक अन्य स्रोत में वर्णित है कि मौर्यों के पास लगभग 8,000 अश्वचालित रथ थे। मौर्य के पास नौसेना भी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि मौर्यों के पास नौसेना थी कि नहीं, तो मौर्यों के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। ऐसा ज्ञात होता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के संचालन की जिम्मेदारी 6 समितियों पर होती थी। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज्य क्षेत्र और आय स्रोत में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण ऐसा संभव हो पाया था। यानी मौर्य सेना जो है वो नंद सेना से लगभग 3 गुनी थी दोस्तों। और समिति और उसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो प्रथम समिति जो थी दोस्तों उसका जो कार्य था वो जल सेना की व्यवस्था करना था। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी। और तृतीय जो समिति थी वो पैदल सैनिकों का देखरेख करता था। और चतुर्थ समिति जो थी वो अश्वरोही सेना का देखरेख। और पंचम समिति जो है वो गज सेना की देखरेख यानी जो हाथी थी दोस्तों उसकी देखरेख करती थी, हाथी सेना की। और छठी समिति रथ सेना की देखरेख यानी जो घोड़े वाला रथ था दोस्तों उसकी सेना की देखरेख छठी समिति करती थी। आगे देखते दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्यकालीन प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई। गुप्तचरों को गुप्त पुरुष तथा इसके प्रधान अधिकारी को महामार्ती या परसप कहा गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का विवरण है, संस्था एवं संचार। तो संस्था और संचार क्या था दोस्तों, तो गुप्तचरों का प्रकार था दोस्तों 2 प्रकार। कौन कौन, संस्था एवं संचार। संस्था संगठित होकर कार्य करती थी जबकि संचार जो है वो घुमक्कड़ थी यानी घूमती रहती थी। पुरुष गुप्तचर को शांति, तीक्ष्ण तथा शरद कहा जाता था, जबकि स्त्री गुप्तचर को विशाली, भिक्षुकी एवं परिवारजक कहा जाता था। आगे देखते दोस्तों मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति किस रूप में थी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। मौर्यकालीन आर्थिक स्थितियों को निम्नलिखित प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं कृषि। यह कृषि अधिकारी, कृषि के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह अधिकारी कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट माप तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियंत्रण करते थे। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अनुसार मिस्र की भौती ही मौर्य राज्य में अधिकारी जमीन को मापता और नहरों का निरीक्षण करता था दोस्तों, जिससे होकर पानी छोटी छोटी नहरों में पहुंच पाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास था दोस्तों। आगे देखते हैं मेगास्थनीज का कहना है कि उसने दास नहीं देखे, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। मौर्य काल में
ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। राज्यों के पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें अनगिनत दास और मजदूर लगाए जाते थे। कलिंग युद्ध के पश्चात जो 1.5 लाख युद्ध बंदी कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए थे, संभवतः वे कृषि कार्य में ही लगा दिए गए थे। 1.5 लाख की संख्या अति योक्ति जैसी लगती है। जो भी हो, उत्पादन की दृष्टि से प्राचीन भारत समाज दास समाज नहीं था दोस्तों। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं परिवहन व्यवस्था किस तरीके से थी। तो मौर्य साम्राज्य की उन्नत आर्थिक व्यवस्था में मार्गों का अधिक योगदान था। पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था और हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी और यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले से हाजरा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी दोस्तों। बहुत लंबी सड़क थी। मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी और यह सड़क पटना और सासाराम के बीच भी थी जो वहां से मिर्जापुर और मध्य भारत को जाती थी। पाटलिपुत्र में एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग जाती थी और फिर कलिंग भी आंध्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। यातायात में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उत्तरी मैदानों में तो गंगा और अन्य नदियां भी यातायात का साधन थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अशोक के अभिलेख के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से उत्तर और दक्षिण भारत तक पहुंचाए गए दोस्तों। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके राज्य देश पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर के अतिरिक्त सारे देश में प्रचलित किए गए थे दोस्तों और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 9 स्थानों पर उसके अभिलेख मिलते हैं। में तो मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे। सूत काटने तथा कपड़ा बुनने का कार्य प्रमुख उद्योग था। काशी, बंग, कलिंग तथा मालवा सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र थे। कौटिल्य ने चीन पट का उल्लेख किया है जो रेशम निर्मित वस्त्र था दोस्तों। पत्थर तराशने तथा लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाने का उद्योग भी मौर्य काल के उद्योग धंधे का अंग था। आगे देखते दोस्तों वाणिज्य व्यापार किस तरीके से चलती थी। तो कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत सारे करों का नामोल्लेख किया है। वाणिज्य व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि मौर्य काल का प्रमुख जो तटीय बंदरगाह था वो कौन सा दोस्तों था। तो ताम्रलिप्ति था जहां से श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे। पश्चिमी तट पर भड़ौच और सुपोरा प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। मौर्य काल में व्यापार पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका के लिए होता था। भारत से हाथी दांत हो गया, मोती हो गया, नील इत्यादि का निर्यात इन देशों को किया जाता था दोस्तों। कर राजस्व किस प्रकार का था दोस्तों। तो सम्हारता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहते हैं दोस्तों। सम्हारता को। और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारागार का संरक्षक होता था। कर निर्धारण का जो विशद संगठन पहली बार मौर्य काल से ही देखा जाता है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि राजकीय भंडार घर होते थे जिससे स्पष्ट होता है कि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी आय होने लगी क्योंकि उस पर नए नए बसाए गए किसानों से अच्छा राजस्व होने लगा। किसानों से वसूला गया कर उनकी उपज का चौथे भाग से छठे भाग तक होता था। यानी कर जो उस समय था दोस्तों 1/4 या 1/6 के रूप में देखा जा सकता है। जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था दोस्तों। और इसके अतिरिक्त आपातकाल में किसानों को अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो सामग्री लाई जाती थी उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ली जाती थी। मौर्य साम्राज्य में खान, मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था दोस्तों। आगे देखते हैं मुद्रा व्यवस्था किस रूप में थी। तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो है वो पन थी। तो मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वो क्या थी दोस्तों। पन थी। इस समय आहत मुद्राएं प्रचलित थी। आहत मुद्राओं पर मोर हो गया, पर्वत हो गया, अर्धचंद्र इत्यादि अंकित होते थे। आहत मुद्राएं अधिकांशतः चांदी की बनी होती थी।
करसापन, धरन, काकनी, अर्धकाकनी इत्यादि मौर्य काल में प्रचलित अन्य मुद्राएं थी। करसापन तथा धरन चांदी का सिक्का था, काकनी तथा अर्धकाकनी तांबे के सिक्के थे। आगे देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में देखते हैं दोस्तों लोग। मौर्य काल के अंतर्गत ही सबसे पहले पत्थर की इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। चीन के जो बौद्ध यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य राजप्रासाद की भव्यता का विवरण प्रस्तुत किया है। तो पूछा जाता है दोस्तों राजप्रासाद क्या था दोस्तों, तो भव्य जो है एक महल था दोस्तों, जिसका वर्णन जो है चीन के बौद्ध यात्री फाहियान ने किया है। पत्थर के स्तंभों के टुकड़े और उनके ठूंठ यानी स्तंभ जो है के प्रमाण आधुनिक पटना के कोहरार नामक स्थल से मिले हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन स्तंभ पांडु रंग वाले यानी पीले रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े का बना था दोस्तों, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया और तरासे गए सिंह और सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा भी प्रारंभ की। इसका सबसे पुराना जो उदाहरण है दोस्तों वो बराबर की गुफाओं में देखा जा सकता है, जो कि गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग देखा जा सकता है। इस काल में बनी हुई जो पकी ईंटों का संरचना है दोस्तों वो बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई है। मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। उत्खनन से ज्ञात होता है कि लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग बाढ़ और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण रक्षा बांध बनाने में किया गया था दोस्तों। सबसे पहले जो मौर्य काल में ही गंगा घाटी क्षेत्र में छल्लेदार कुएं प्रचलन में आए, जो कालांतर में साम्राज्य के केंद्रीय भाग से बाहर भी फैल गए। बांग्लादेश में जहां जिला बोगरा में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान का अभिलेख पाया गया है, वहीं मिदनापुर जिले के बनगढ़ में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभंड मिले हैं दोस्तों। तो मृदभांड जो है मिले हैं किस रूप में दोस्तों, तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं। शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में दोस्तों की बस्ती मौर्य काल की ईसा पूर्व 3री सदी की मानी जाती है और उसमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ साथ लोहे के उपकरण और आहत मुद्राएं भी मिली है। मौर्य काल में आंध्र और कर्नाटक में अनेक स्थानों पर लोहे के औजार और हथियार पाए गए हैं दोस्तों। मौर्य संपर्कों के माध्यम से ही इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में विस्तृत हुई और इस्पात के औजारों के बनने से कलिंग के जंगल की सफाई और खेती के सुथरे तरीकों का प्रयोग होने लगा दोस्तों, और इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में चेदी राज्य के उदय के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न हो पाई दोस्तों। आगे देखते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति किस रूप में थी। तो मौर्यकालीन साम्राज्य अनेक वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज के विभाजन के अनुसार भारत में दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर तथा अमात्य एवं सभासद नामक वर्ग थे। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 7 वर्गों में समाज को बांटा गया है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया, जिसमें अंब, षड, निषाद, मागध, सूत, वेद आदि शामिल है। स्त्रियों के पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी, जिसे कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति कैसी थी दोस्तों। तो मौर्य काल में वैदिक धर्म ही प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्राधानतः अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रिधर्म कहा है। वहीं मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान शिव और कृष्ण से की गई है दोस्तों। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था,
जिन्हें बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता था दोस्तों। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में ब्रह्मा, इंद्र, यम और स्कंद की मूर्तियां बनवाकर नगर के चारों ओर स्थापित की जाती थी। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ दोस्तों, उसके कारण के बारे में हम लोग देखते हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोक के राज्य काल की समाप्ति होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया। इसके पतन का कुछ कारण है दोस्तों। पहला देखते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, क्योंकि अशोक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म मानता था, इसलिए जो है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। अशोक ने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय जो कि अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। स्वभावतः इससे लोगों में विरोध की भावना बढ़ी। बौद्ध धर्म के और अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को अत्यधिक नुकसान हुआ, क्योंकि यज्ञों से मिलने वाली दान दक्षिणा प्रभावित हो गई। अशोक की नीति भले ही सहनशील हो, मगर ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जागने लगी। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात गठित नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मध्य प्रदेश में और उससे पूर्व मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और कण्व जो है वो ब्राह्मण थे दोस्तों। और पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी जो थे वो ब्राह्मण ही थे। दूसरा कारण दोस्तों वित्तीय संकट। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्चे के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान दिया, जिसके कारण राजकोष लगभग खाली हो गया। इससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूर्ण करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाओं तक गलानी पड़ी थी दोस्तों। समझ सकते हैं कितना बुरा स्थिति हो गया था। दमनकारी शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन का लागू करना। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दृष्टामात्यों अर्थात दुष्ट अधिकारियों के कुशासन की बड़ी निंदा की थी दोस्तों। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से अशोक चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को सताए नहीं। इसी दृष्टि से तोसली यानी कलिंग जो स्थित है उज्जैन तथा तक्षशिला में भी अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई गई थी दोस्तों। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। जब मगध साम्राज्य की विस्तार के फलस्वरूप भौतिक संस्कृति के तत्व मध्य भारत, दक्कन और कलिंग पहुंचे, तब गंगा के मैदान का वर्चस्व घटने लगा। जैसे जैसे मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों। नए ज्ञान की पहुंच के कारण मध्य भारत में शुंगों और कण्वों का, कलिंग में चेदियों का और दक्कन में सातवाहनों का उदय हो गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार, ये भी प्रमुख कारण रहा दोस्तों। अशोक देश और विदेशों में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रे की रक्षा कैसे हो। इसने साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिथियन शकों ने पश्चिमोत्तर सीमा की दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत में प्रवेश किया। चीन के राजा शी हुआंग ने 247 से लगभग 240 ईसा पूर्व ने सिथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 220 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार बनाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीन का जो महादीवार है वो कब बना दोस्तों, तो 220 ईसा पूर्व में बना। किसने बनाया दोस्तों, तो चीन के राजा शी हुआंग थे। और किससे बचने के लिए, तो सिथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो है 220 में चीनी महादीवार बनवाई थी। विदेशी आक्रमणों की शुरुआत देखते हैं दोस्तों। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नाम का राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम उन्होंने 206 ईसा पूर्व में भारत पर भी आक्रमण किया। यूनानियों के पश्चात भारत में विदेशी आक्रमणों का सिलसिला लगभग प्रारंभ हुआ और यह सिलसिला ईस्वी सन के आरंभ तक जारी रहा दोस्तों। देशी राज्यों का उदय भी हुआ दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होते हुए भी अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने जनता के सामने बृहद्रथ की हत्या की और बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राजा बन गया। शुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मगध
मध्य भारत में शासन किया और ब्राह्मणीय जीवन पद्धति का प्रारंभ किया तथा वैदिक यज्ञ किए। शुंगों ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। उनके स्थान पर कण्व वंशी सत्ता में आए, वे भी ब्राह्मण थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।